हेलो फ्रेंड्स, फिर आज मैं एमसीक्यू के नवंबर 2020 एजुकेशन के 90 नेट के क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 4 लेकर मैं आई हूँ। पार्ट 3 में हमने अब तक 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आज फिर हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 4 है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 says that the essential components of a budget। तो ये क्या चीज़ का क्वेश्चन हो गया हमारे पास? ये क्वेश्चन हो गया मैनेजमेंट का। तो बजट के आवश्यक घटक, कंपोनेंट्स ऑफ बजट का मतलब हुआ कि उसके पार्ट्स, आवश्यक घटक क्या क्या हैं। बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, भवन और बुनियादी ढांचा, आय व्यय, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, नीति और कार्यक्रम, फीस एंड सैलरी, शुल्क और वेतन। तो बजट का जो आवश्यक है वो इनकम और एक्सपेंडिचर, इसी पर बजट आधारित होता है कि क्या आय होगी, क्या व्यय होगा। बजट क्या है? एक फिनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है ये, जिसमें नंबर्स होते हैं, आर्थिक स्टेटमेंट है जो कि किसी पीरियड के, डिफाइंड पीरियड के पहले तैयार होता है। या फिर ये बजट इसलिए बनाया जाता है कि आने वाले समय में किस तरह से पॉलिसी, क्या नीति होगी। तो यह एक टेंटेटिव प्लान होता है जो कि रिसोर्सेज को यूज करते हैं। हम एक स्पेसिफाइड पीरियड में हम रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करेंगे, इसका प्लान होता है। तो ये हाउस होल्ड बजट भी होता है। लोग घर में भी बजट तैयार करते हैं अपने इनकम के हिसाब से कि किस तरह से वो खर्च करेंगे, खाना पर, कपड़े पर, रहने पर, और किस तरह से वो सेविंग्स भी करेंगे। उसी तरह से कंपनीज या कोई भी इंस्टीट्यूशंस अपना बजट बनाता है। तो ये टायलर का कहना है, के हिसाब से बजट क्या है? एक फिनेंशियल प्लान है। बजट एक आर्थिक नियोजन है, प्लान है, योजना है ऑफ गवर्नमेंट फॉर ए डेफिनेट पीरियड। सरकार के लिए एक डेफिनेट पीरियड के लिए ये फाइनेंशियल प्लान है। इसका कंपोनेंट है इनकम, सरकार को कहाँ से आय होगी, किस सोर्स से इनकम आएगा, और एक्सपेंडिचर में सरकार कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तो इन कोई भी जो बजट बनाता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, आय और व्यय। इसलिए इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है the right to free and compulsory education। प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस सिद्धांत के माध्यम से भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया? तो ये किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल से ये तय किया गया? ठीक है। तो राइट of children to free and compulsory primary education is ensured by Constitution of India। ये 4 अगस्त 2009 को इनैक्ट हुआ था, और इसमें क्या था कि ये बताता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो बच्चे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यह प्रावधान लाया गया, जो कि किसमें लाया गया? आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2009 में अनुच्छेद 21(1) के तहत लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और भारत का रैंक 135th कंट्री हो गया, नेशन हो गया, जो कि एजुकेशन को हर बच्चे का फंडामेंटल या मौलिक अधिकार दिया। और यह एक्ट जो था वो लागू कब से हुआ? केम इन फोर्स लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010।
ठीक है। तो ये जो RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो है, ये बच्चों का 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान करता है। फ्री एजुकेशन का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, उनके शिक्षा दीक्षा फ्री होगी और 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तीसरा क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट। डाइट की स्थापना किसके सिफारिशों का परिणाम थी? किस कमीशन ने सिफारिश किया था डाइट का? डाइट का क्या फुल फॉर्म है? डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म ये है। तो डाइट क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये एजुकेशन का इंस्टीट्यूट्स है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी स्थापना किस लिए की गई है? जिसके मतलब सरकार के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई है। ये क्या करता है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लागू करता है। ये करीब करीब 3 मिलियन प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर को ओरिएंटेशन की ज़रूरत है टीचिंग एंड लर्निंग में स्कूल लेवल में। तो डाइट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को गाइड करता है और स्कूल को, किसी भी जिला के स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को गाइड करता है। और ये ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो कि रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल वर्क जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसमें मदद करता है। ये टीचर्स के लिए प्रोग्राम करवाता है ताकि वो कुछ नवाचार शिक्षा में ला सके। ये और फिर अब एक एक करके हम पॉलिसी को देखते हैं। तो एजुकेशन कमीशन जो 1966 का था, ये इसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, कोठारी कमीशन के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये कोठारी कमीशन जो था, ये एडहॉक कमीशन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया था शिक्षा के सभी एस्पेक्ट को देखने के लिए। और ये किस चीज़ पर फोकस किया था कि जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंडिया में कैसे हो, इस पर इसने अपने सुझाव दिए थे। दूसरा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में। ये डॉक्टर राधा कृष्णन के चेयरमैनशिप में ये कमीशन ने अपना काम किया था नवंबर 1948 में। और ये कमीशन बहुत सारे रिकमेंडेशन, सुझाव, सिफारिशें दी थी किस पर? हायर एजुकेशन पर। और इसने अपना रिपोर्ट 1949 में जमा किया था। तो ये जो वर्ल्ड जितनी तेजी से बदल रहा था, यूनिवर्सिटीज़ को बहुत सारे चेंज करने की ज़रूरत थी, जो कि इसमें बताया गया। फिर है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि मुदालियार कमीशन भी कहते हैं। लक्ष्मण स्वामी मुदालियार इसके चेयरमैन थे। ठीक है, इसको मुदालियार कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकेंडरी एजुकेशन का कमीशन था। यूनियन गवर्नमेंट ने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये कमीशन को एस्टेब्लिश किया था, जिसका काम था कि जो भी सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, उसमें उसको एग्जामिन करें और उसके लिए सिफारिश दें उसके सुधार के। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि इसका आंसर है कि ये डाइट की स्थापना इसी के सिफारिशों से हुई थी। ठीक है, तो ये डाइट का स्थापना के लिए नेशनल पॉलिसी 1986 ने सुझाव दिया था। यह राजीव गांधी सरकार की देन है ये पॉलिसी। और ये जो है
ये पॉलिसी को ये नई पॉलिसी जो थी, इसका डिस्पैरिटी, इसका मुख्य कार्य था कि शिक्षा में जो शिक्षा के अवसर हैं उसके लिए शिक्षा के अवसर सबों को समान रूप से प्राप्त हो, तो सबों को समान रूप से प्राप्त करने हो, इसमें उन्होंने महिलाओं को शामिल किया, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, सभी लोगों को, सभी तबके के लोगों को समान अवसर मिले, इसके लिए ये कमीशन, ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 आया था, और इसका प्रोविज़न था टीचर एजुकेशन पर ज़्यादा जोर देना और टीचर एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने की बात थी। ये इसमें एक डाइट की स्थापना का स्कीम भी इसी एजुकेशन कमीशन का की देन थी, या इसी पॉलिसी की देन थी। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेशंस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स वाज गिवन बाय, ये तो हम लोग सब जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। तो बर्डन ऑफ स्कूल बैग यशपाल कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन, ये सिफारिश किसने किया था? यशपाल कमेटी ने किया था। तो यशपाल कमेटी का काम 1993 में ये कमेटी ने रिकमेंड किया था कि रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इनकी सिफारिश का नाम था। तो बच्चों के लिए स्कूल बैग का बोझ कम करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से बच्चों का स्कूल बैग का लोड को कम किया जा सके, छोटे बच्चों के लिए खास करके, और इन्हें सेल्फ लर्निंग और स्किल फॉर्मुलेशन पे जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले ये क्या हुआ कि ये रिपोर्ट बोला कि अब इंस्टीट्यूट, ये कमेटी को कि ये बताना था कि करिकुलम का क्या लोड है उसको डिस्कस करना, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है ये समझाना, कि स्टूडेंट्स को नॉलेज देना, ये केवल सूचना और इंफॉर्मेशन, और करिकुलम का सेंट्रलाइज कैरेक्टर पर भी जोर दिया गया, टीचिंग कंपटीशन बेस्ड सोशल एथोस। इसके अलावा इन्होंने किस किस चीज़ पर ध्यान दिया कि स्कूल का, इनका रिकमेंडेशंस ये था, प्रॉब्लम क्या क्या था, किस किस प्रॉब्लम पर इस कमीशन ने ध्यान दिया। पहला कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है, फिर करिकुलम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या नहीं, टीचिंग द टेक्स्ट, किताब पढ़ाने के कन्वेंशन पर भी इन्होंने ध्यान दिया, और एकेडमिक एथोस की कमी पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। तो इसके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? पहला था कि स्कूल बैग का बर्डन को ख़त्म करे, और टीचर का करिकुलम में मेकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, और टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करने में टीचर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की बात कही गई, और प्री स्कूल में एडमिशन के लिए इंटरव्यू ना लिया जाए ये भी कहा गया, होमवर्क नहीं होना चाहिए, और प्रोजेक्ट वर्क, देयर शुड नॉट बी प्रोजेक्ट वर्क, होमवर्क शुड नॉट बी देयर, एंड प्रोजेक्ट वर्क प्राइमरी स्टेज में होना चाहिए, और ऑडियो विजुअल मटेरियल का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। दूसरा था राम आचार्य नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका क्या, हमारा आंसर तो यशपाल कमेटी है, लेकिन सब कमीशन के बारे में हम जान लेते हैं, कभी भी किसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वुमेन के लिए जो कमीशन था ना, उसका उद्देश्य था कि महिलाओं को समानता मिले और सभी इस क्षेत्र में उन्हें समान अधिकार मिले, ताकि वो सुटेबल पॉलिसी बनाया जाए कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार मिले, सभी स्कीम्स और पॉलिसी में उनके लिए भी जगह हो। और इन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम है, जो विभेदीकरण से, महिला और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको दूर किया जाए, और ये वुमेन जो था, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ये एपेक्स नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया इंडिया का, जो कि महिलाओं के इंटरेस्ट में, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। और ये क्या क्या करता है? वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, कंसल्टेशन करता है, महिलाओं के लिए सेमिनार्स करता है, जेंडर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे काम करता है, और महिलाओं के भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, उन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के
हिंसा के खिलाफ आवाज उठाती है। तो ये सोशल एविल्स पर काम करता है। फिर है राम मूर्ति कमेटी। राम मूर्ति कमेटी का क्या 1990 में ये था। राम मूर्ति कमेटी का क्या काम था? ये आचार्य राम मूर्ति के चेयरमैनशिप में था। ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। तो इसके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे? तो राम मूर्ति कमेटी ने सजेस्ट किया कि प्लानिंग और स्कूल बेस्ड प्रोग्राम का प्लानिंग जो भी है विमेन एजुकेशन के लिए, वो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में पंचायती राज को दे देना चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उन्होंने कहा कि हेड ऑफ द जो प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो माइक्रो लेवल प्लानिंग के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। और लड़कियों की शिक्षा के लिए उन्होंने इस पर इंश्योर करने की बात कही कि लड़कियों की शिक्षा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन की बात कही गई और हाई स्कूल तक उनकी शिक्षा को मतलब प्रोवाइड हो, इसकी पूरी व्यवस्था करने की बात कही गई। और कहा कि ऑल स्कूल के जो टेक्स्ट बुक हैं वो एनसीईआरटी, एससीईआरटी और पब्लिशर्स को द्वारा जो भी किताब पब्लिश किए जाते हैं उसको रिव्यू किया जाए और वैसी चीज़ों को हटा दिया जाए जो जेंडर बायस की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति वो अलग भाव रखते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को स्कूल सब्जेक्ट से हटा दिया जाए और मतलब किताबों से हटा दिया जाए। और इसके अलावा इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो भी रीजनल डिस्पैरिटी है एजुकेशन में और गर्ल्स के एजुकेशन में, उन सबको दूर किया जाए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1986, वो इसकी एक कमेटी सेट की गई थी जिसके चेयरमैन थे आचार्य राम मूर्ति। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी हमने बात किया कि 1986 और प्रोग्राम एक्शन 1992 इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मतलब था कि सभी की शिक्षा इक्वल लेवल पे हो, उसमें इक्वलिटी हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी जात पात, किस लिंग, धर्म, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो ये सारी कमिटीज के बारे में हमने जाना। अब अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड द बुक एंटाइटल्ड सावित्री अ लेजेंड एंड ए सिंबल। निम्नलिखित में से किसने सावित्री एक लेजेंड और प्रतीक नामक पुस्तक का योगदान दिया? तो सावित्री अ लेजेंड ए सिंबल इज एन एपिक पोएम, ठीक है, ब्लैंक वर्स बाय श्री औरोबिंदो। ये औरोबिंदो के द्वारा लिखी गई एक कविता है। ये महाभारत के एक थियोलॉजी पर, एक कहानी पर आधारित है। इसका मुख्य थीम क्या है कि ये सावित्री, ये उस समय जो मनुष्य का, पुरुष का जो इवोल्यूशन था और महिलाओं के प्रति जो उसके विचार थे उस पर आधारित है। और अरबिंदो ने इसे 24,000 लाइन्स में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, इन सांख्य फिलॉसफी इवोल्यूशन इज कंसीडर्ड एज, ये किस तरह का क्या क्या है? टेलियोलॉजिकल प्रोसेस, लीनियर दूरसंचार प्रक्रिया, लीनियर प्रोसेस रैखिक प्रक्रिया, मैकेनिकल प्रोसेस यांत्रिक प्रक्रिया, नॉवेल चेंज। नॉवेल चेंज मतलब नया परिवर्तन होगा, यहाँ उपन्यास परिवर्तन नहीं। नॉवेल मतलब होता है कुछ नया, नोवेल, ठीक है। तो ये सांख्य फिलॉसफी क्या है? एक डुअलिस्टिक रियलिज्म है। डुअलिस्टिक रियलिज्म का मतलब क्या है? द्वैतवाद है इसमें, क्योंकि ये दो अल्टीमेट रियलिटीज को मानता है, प्रकृति और पुरुष। इसका ये क्या है कि ये द्वैतवाद को मानता है जिसमें कि प्रकृति और पुरुष दोनों होते हैं।
तो इसे द्वैतवादी यथार्थवाद माना जाता है। दो परम वास्तविकताओं का सिद्धांत है जिसमें प्रकृति और पुरुष की बहुलता और पदार्थ को, पुरुष क्या करता है, अपनी बहुलता मतलब अपना इम्पोर्टेंस और पदार्थ के अस्तित्व को बनाए रखता है, इसलिए इसे प्लूरिस्टिक या बहुलवादी माना जाता है। पुरुष का रूप है, कारण का पुरुष रूप है, ना कारण, मतलब यह यथार्थवाद है क्योंकि उन्होंने देखा कि पदार्थ और आत्मा दोनों समान रूप से वास्तविक हैं। तो इसका आंसर होगा टेलीलॉजिकल प्रोसेस। सांख्य दर्शन में क्या है, सभी यौगिक वस्तुएं जो है पुरुष के लिए मौजूद है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब पुरुष के अंत को प्राप्त करने के लिए साधन है, इसलिए इसे टेलीलॉजिकल प्रोसेस कहा गया। रैखिक प्रक्रिया का मतलब होता है लीनियर प्रोसेस। अब एक एक करके हम सारे, तो पुरुष क्या करता है, कॉजेशन, मतलब कि वो कारण है, कार्य और इफेक्ट नहीं है, यह रियलिटी है। तो ये सांख्य फिलॉसफी का जो इवोल्यूशन हुआ वो कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है सब किसके लिए है, पुरुष के लिए है। बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, सारा चीज क्या है, वो पुरुष को रियलाइज करने के लिए। तीन गुण है जो कि प्रकृति के लिए है, वो कहते हैं कि, और वो अब खुद का पर्पस को सर्व करने के लिए है। तो इवोल्यूशन इज टेलीलॉजिकल, मतलब क्या हुआ, पर्पसिव है। टेलीलॉजिकल का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। तो ये उद्देश्यपूर्ण पर है। तो प्रकृति क्या करती है, अपने उस प्रकृति का विकास क्या होता है, पुरुष के लिए होता है। ये जो प्रूफ है ये पर्पसिव है। सांख्य फिलॉसफी मानता है कि इवोल्यूशन जो है, विकास है, वो साइक्लिक होता है, मतलब वो एक चक्रीय होता है, रैखिक नहीं होता है, और कोई कंटिन्यूअस प्रोग्रेस नहीं होता है किसी एक डायरेक्शन में, बल्कि क्या है कि ये साइक्लिकल इस तरह का प्रोग्रेस होता है, और ये इस तरह का प्रोग्रेस लीनियर नहीं होता है। तो इवोल्यूशन को टेलीलॉजिकल कहा गया। मैकेनिकल भी ये नहीं होता है, और ना ही इवोल्यूशन में क्या है कि 23 एलिमेंट्स है। मैटर और प्रकृति एक एटर्नल प्रिंसिपल है, इसलिए प्रकृति का विकास नहीं होता है, वो विकास का कारण नहीं है, ये परमानेंट होता है। प्रकृति परमानेंट है, वो विकास नहीं होता है प्रकृति का। मैटर चेंजेस बट नेवर डिस्ट्रॉयड, इसलिए प्रकृति में जो चीजें हैं वो चेंज होते हैं, लेकिन वो अंत उसका खत्म नहीं होता, इसलिए प्रकृति कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए सांख्य फिलॉसफी में इवोल्यूशन को एक टेलीलॉजिकल प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि इसमें माना गया कि पुरुष में चेंज होता है, वो सब चीज उसके लिए है, और प्रकृति एटर्नल है, उसमें कभी चेंज नहीं होता है, प्रकृति का विकास नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीजें जो भी 23 एलिमेंट्स है वो खाली रूप बदलते हैं, वो उनका विनाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी endorses the following metaphysical assertion? कौन सा पश्चिमी दर्शन शास्त्र का कौन सा स्कूल निम्नलिखित आध्यात्मिक अभिकथन का समर्थन करता है? क्या है आध्यात्मिक कथन? सिंस द यूनिवर्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अस, इज गवर्न्ड बाय लॉज ओवर विच वी हैव लिटिल कंट्रोल, क्योंकि ब्रह्मांड हमसे स्वतंत्र है और उन कानूनों के द्वारा शासित है जिस पर हमारा बहुत कम नियंत्रण है। It is necessary to know certain definite things about this universe in order to adopt it. इस ब्रह्मांड के बारे में, इसको अपनाने के लिए इस ब्रह्मांड के बारे में कुछ निश्चित चीज़ों को जानना आवश्यक है। ये किस फिलॉसफी का स्टेटमेंट है या कथन है, या कौन इस कथन का वो समर्थन करता है? तो ये सबसे पहले तो हम फिलॉसफी को समझे कि ये वास्तविकता, रियलिज्म, यथार्थवाद है जो इस बात की चर्चा करता है। तो ये आइडियलिज्म क्या है, पहले हम सबको जान ले। आइडियलिज्म एक है मेटाफिजिकल व्यू जो कि यह मानता है कि रियलिटी जो है वो ह्यूमन परसेप्शन से उसको अलग नहीं किया जा सकता है। आदर्शवाद का मानना है कि कोई भी सेंस जो है सो मेंटली कंस्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो यथार्थवाद का, आदर्शवाद
का मानना क्या है? आदर्शवाद आध्यात्मिक विचारों का एक विविध समूह है जो इस बात पर जोर देता है कि वास्तविकता किसी तरह से मानव धारणा या समझ से अलग नहीं है, मतलब किसी अर्थ में मानसिक रूप से गठित है, अन्यथा यह विचारों की निकटता से जुड़ा है। यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है आदर्शवाद, जो वास्तविकता को भौतिक वस्तुओं के बजाय, आदर्शवाद क्या है? भौतिकता को भौतिक वस्तु से नहीं जोड़ता है, वास्तविकता को किससे जोड़ता है? मन के विचार से। तो ये मन मानसिक या आध्यात्मिक घटक पर जोर देता है और भौतिक अस्तित्व को महत्व नहीं देता है। इसका मुख्य ध्यान किस पर है? मन पर। तो आदर्शवाद के जनक कौन थे? प्लेटो। प्लेटो का क्या मानना था? कि लोगों को सत्य की खोज में चिंता करनी चाहिए। फिर है यथार्थवाद, जो कि इसका आंसर है। यथार्थवाद क्या मानता है? यथार्थवाद दुनिया से जुड़ा हुआ है, रियलिटी से जुड़ा है, जिसमें हम रहते हैं। वो आध्यात्मिक चीज से दूर दुनिया का दर्शन है। ये वास्तविक शब्द को दिखाता है, वास्तविकता को दिखाता है, उन चीजों और घटनाओं को बताता है जो हम दुनिया में मौजूद है, और ये काल्पनिक चीजों का विरोध करता है। इसका मानना है, यथार्थवाद मानता है कि जो चीज हम अपने इंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो देखते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, वही सच्चा है, वही वास्तविक है। इसका मानना है कि वास्तविकता जो है वो मानव मन के स्वतंत्र अस्तित्व में है। अंतिम वास्तविकता क्या है? भौतिक दुनिया में। इसलिए यथार्थवाद का कहना है कि शिक्षकों को विषय वस्तु, शिक्षार्थियों के मनोविज्ञान और शिक्षा देने के तरीके का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब एक अस्तित्ववाद क्या कहता है? एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? ये फिलॉसफी का एक इंक्वायरी है जो बताता है कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस, मनुष्य के अस्तित्व के बारे में बात करता है, जिसकी और वो इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि वो कैसे सोचता है, क्या अनुभव करता है, किस तरह से एक्ट करता है। तो ये जो अस्तित्ववादी होते हैं वो लोगों के, व्यक्ति के स्टार्टिंग पॉइंट, तो मतलब उसका एग्जिस्टेंस पर बात करते हैं, उसके एटीट्यूड पे बात करते हैं, उसके एंजाइटी के बारे में बात करते हैं, मतलब मानव अस्तित्व की चर्चा करते हैं और उसके फीलिंग्स और उसके समझ को सोचते हैं। ये क्या है कि ये किरकेगार्ड ने इसको बताया कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है शिक्षा में, वो लर्निंग या टीचिंग फिलॉसफी है जो किस चीज पर ध्यान देता है? तो बच्चों के फ्रीडम पर। और ये फ्रीडम किस तरह का? कि बच्चों का अपना अस्तित्व है, उन्हें अपने भविष्य को चुनने का फ्रीडम होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ये जो अस्तित्ववादी शिक्षक होते, एडुकेटर होते हैं, वो ये मानते हैं कि कोई गॉड नहीं होता है, कोई हायर पावर नहीं होता है जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करता है। टीचर को क्या काम है अस्तित्ववाद में? कि बच्चों को फैसिलिटेट करे, मदद करे उनके लक्ष्य को हासिल करने में। और अस्तित्ववाद ये मानता है कि स्टूडेंट को पहला स्टेप लेना है और टीचर उसको गाइड करेगा। ये हर व्यक्ति के व्यक्तित्व, फ्री इंडिविजुअलिटी पर जोर देता है। और रह गया प्रैग्मेटिज्म, जो कोई व्यवहारिकता है। वो क्या बताता है? कि पहला एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट जो कि बच्चों के द्वारा किया जाता है, उसके आधार पर सिद्धांत या आइडियाज डिराइव होता है। तो यह एक ऐसा शैक्षिक दर्शन है जो बताता है कि एजुकेशन लाइफ के बारे में होना चाहिए, लाइफ के ग्रोथ के बारे में। टीचर को बच्चों को ऐसी चीज पढ़ानी चाहिए जो प्रैक्टिकल हैं, जीवन के लिए जरूरी हैं, और उनको अच्छे व्यक्ति बनने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। तो इस तरह कौन थे इस तरह के एडुकेटर? जॉन डीवी, जो कि उपयोगिता के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं, रियलिटी पर विश्वास करते हैं, ज्ञान के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। तो वो कहते हैं कि रियलिटी बनता रहता है, ये कभी रियलिटी कंप्लीट नहीं होता। उनका मानना है, व्यवहारिक जो एडुकेटर थे उनका मानना था कि एक्शन होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये अपने साइकोलॉजी को इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर बांटे, व्यक्तिगत विभिन्नता को ये ध्यान देता है। इसका मानना है कि हर बच्चे का एबिलिटी और एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, तो उनको उनके हिसाब से काम करने देना चाहिए। तो ये व्यवहारिकतावाद किस चीज पर जोर देता है? लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। इसलिए बच्चों को अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। तो इस तरह से
प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, प्रोग्रेसिव है, प्रैग्मेटिज्म, और लाइफ को, एजुकेशन को एक डायनेमिक और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानता है। जबकि आदर्शवाद क्या है, वो मानता है कि जो यथार्थवाद मानता है कि जो वर्ल्ड में चीज है वो दिखता है, वो बाकी सारी चीजें, मतलब उनका कहना है कि एजुकेशनल फिलॉसफी में साइंटिफिक रीजनिंग का फाउंडेशन पर आधारित है शिक्षा। और आइडियलिस्टिक मानता है कि स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन की बातें करता है। और अस्तित्ववाद क्या मानता है कि कोई भी ह्यूमन लाइफ के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है, जो भी हम हैं वो अपने एक्शंस का परिणाम है। तो इसलिए चूंकि रियलिज्म ये बताता है, यथार्थवाद ये बताता है कि ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड भी यूनिवर्स है, इसलिए यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार according to NCF 2005, the salient guiding principle of curriculum development include एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है कनेक्टिंग नॉलेज विथ लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ensuring that learning shifts away from rote method, रटने के तरीकों से दूर करना, enriching curriculum beyond textbook, पाठ्य पुस्तक से परे पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, इंटरफेसिंग विथ मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता के चिकित्सा मॉडल के साथ इंटरफेसिंग, और फोकसिंग ऑन द डोमिनेंट कल्चर। अब इसमें से हमें बताना है प्रमुख संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना। तो सैलिएंट मतलब क्या है, पाठ्यचर्या के विकास का मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, तो कनेक्टिंग नॉलेज लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड, पहला ये है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा है ensuring that learning shifts away from rote method, लर्निंग को रटने की प्रवृत्ति से दूर रखना, और enriching curriculum beyond textbook, यही तीन है कि पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक से परे समृद्ध बनाना। तो एनसीएफ जो है ना 2005 का, वो चौथा नेशनल करिकुलम ये 4th एनसीएफ है ना, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश्ड होता है। ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ये कौन पब्लिश करता है। तो इसके पहले कब हुआ था, 2005 के पहले हुआ था। ये चौथा है, तो पहला हुआ था 1975 में, दूसरा हुआ था 1988 में, तीसरा हुआ था 2000 में। तो पहला एनसीएफ हुआ ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन इज दिस। ठीक है, ये एनसीएफ 2005 क्या है, ये गाइडलाइन है किसके लिए, सिलेबस के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए, और टीचिंग प्रैक्टिस जो स्कूल में चलता है उसके लिए। एनसीएफ 2005 अपनी नीतियों को किस पर आधारित किया है, तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट का एजुकेशन पर रिपोर्ट है, जैसे क्या क्या रिपोर्ट था, किस पर आधारित किया है, तो ये आधारित किया है लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि यशपाल कमेटी का था 1986 और 1982, और फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये 22 लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया है। एनसीएफ को 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, और ये सिलेबस कितने स्टेट्स के, 17 स्टेट्स के सिलेबस को इन्फ्लुएंस किया है। तो एनसीएफ को क्यों बनाया गया था, तो ये कि लर्निंग को रोट मेथड से हटाने के लिए, नॉलेज को आउटसाइड द स्कूल, एग्जामिनेशन, क्लासरूम लर्निंग को बहुत फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, करिकुलम को एनरिच करने के लिए, ताकि ये टेक्स्ट बुक से बाहर भी जाए, और बच्चों को लर्निंग विदाउट बर्डन, एक तो हुआ जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाना लर्निंग को, और टेक्स्ट बुक से परे जाकर सिखाना, और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस ना हो पढ़ाई का, इसका रिकमेंडेशन है। और ये सेल्फ रिलायंस की फीलिंग, और हर बच्चे की डिग्निटी है, इसको महत्व देना, सोशल रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करना,
नॉन वायलेंस को डेवलप करना और सोसाइटी में वननेस लाना, मतलब सबको एक समझना। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और इसमें 14 साल तक सभी बच्चों का एनरोलमेंट पर भी जोर दिया गया और इसमें डेमोक्रेसी यूनिटी पर भी जोर दिया गया और नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने की भी बात कही गई। तो इसलिए एनसीएफ का तरीका क्या क्या था? पहला कनेक्ट, दूसरा और तीसरा। इसका ये आंसर है। आई थिंक इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct order of human needs as formulated in Maslow hierarchy of needs? निम्नलिखित में से कौन मानव आवश्यकताओं का सही पदक्रम है? पदानुक्रम तैयार किया गया है मैस्लो के अनुसार। ठीक है, तो सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एस्टीम नीड्स, मतलब सुरक्षा की जरूरत, प्यार और अपनेपन की जरूरत, शारीरिक जरूरतें और आत्म साक्षात्कार की जरूरत और सामान की जरूरत। तो इसमें आंसर सही से चुनने के लिए ये ऑप्शंस नहीं ऊपर आ पाए हैं, तो हम इसको ऑप्शंस पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका आंसर हम ऑप्शन के रूप में लिख देंगे। तो इसका पहला तो है, सबसे पहला तो शारीरिक जरूरत है। किसी भी व्यक्ति के लिए मैस्लो के नीड के अनुसार सबसे पहले शारीरिक जरूरत, भूख प्यास ये सब की जरूरत। फिर दूसरा है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, फिर प्यार और नहीं, उसके बाद है सुरक्षा, खाना पीना मिल गया, अब सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। तो ये हो गया आपका पहला नीड। दूसरा नीड हो गया ये, तीसरा नीड है प्यार और अपनेपन की जरूरत, ये नंबर 3। ये हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, और चौथा नीड है ये, चौथा है एस्टीम नीड, सम्मान की जरूरत, फिर सेल्फ एक्चुअली। ये चौथा हुआ, ये पांचवा। ठीक है, तो हमारा ये सीक्वेंस किस तरह से बनेगा? हमारा सीक्वेंस बनेगा, इसका आंसर का सीक्वेंस मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। 3 1 3 1, फिर है 2, फिर है 5, फिर है 4। ये आंसर है। ठीक है, इसका नीचे से आ नहीं पाया, तो यही आंसर है। ये इसमें ऐसे आ गया है हमारे पास ऑप्शन। तो मैस्लो का नीड मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी व्यक्ति को उसका एफर्ट बढ़ाता है कुछ भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये मैस्लो का जो नीड हायरार्की थ्योरी है ना, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी बताता है हमें अब्राहम मैस्लो, उनका पूरा नाम था एच मैस्लो, अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो। उन्होंने कहा था कि थियोरी जो मोटिवेशन का जो सिद्धांत है वो बहुत सारी नीड पर डिपेंड करता है। तो 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरी उन्होंने नीड्स का बताया और उस नीड के आधार पर उन्होंने बताया कि किस व्यक्ति का मतलब कौन सा नीड सबसे जरूरी है। तो उन्होंने एक पिरामिड के रूप में ये नीड्स को दिखाया है, जिसको हम यहाँ पर बनाते हैं और उसकी हायरार्की दिखाई। बेस में सबसे इम्पोर्टेंट पहला नीड है, फिर ये जो है पहला है फिजियोलॉजिकल, जिसमें हमें क्या क्या चीज आती है, फूड वाटर, ये सारी बेसिक नीड्स है ना। दूसरा है, ये पहला हुआ, दूसरा है सेफ्टी नीड्स, जिसमें कि हम सुरक्षा चाहते हैं, खाना मिल गया, उसके बाद सुरक्षित रहना चाहते हैं। फिर हमें बिलोंगिंगनेस और प्यार की जरूरत होती है, कोई हमें अपना समझे, और बिनेस एंड लव। फिर आता है एस्टीम नीड्स, मतलब समाज में प्रतिष्ठा मिले, हम काम करें, ये इस तरह का प्रेस्टीज।
फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अंत में। तो ये हुआ 2, ये 3, ये 4, ये 5, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि फुल अपना क्रिएटिव एक्टिविटी, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हुआ, ये बेसिक नीड्स, ये बेसिक, ये हो गया साइकोलॉजिकल नीड, और ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो 5 बेसिक क्या क्या नीड हुआ? बेसिक नीड कितने तरह का नीड हुआ? बेसिक, फिर है साइकोलॉजिकल, पहला है बेसिक नीड, बेसिक नीड में हो गया पहला दूसरा, ठीक है। तीसरा हो गया साइकोलॉजिकल नीड, और चौथा और पांचवा क्या हो गया? सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, ठीक है। ये मैस्लो का हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे अलग से भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट exemplify the characteristic features of linear programmed style of instruction। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्ट निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी की रैखिक क्रमादेशित शैली क्या होता है? लीनियर प्रोग्राम, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। छोटा कदम प्रस्तुति का क्या मतलब है? छोटे छोटे टुकड़ों में सीखना। फिर समझ को बढ़ावा देने के लिए गलतियों का उपचार। फिर है एक्टिव रेस्पॉन्डिंग और इमीडिएसी ऑफ फीडबैक, तुरंत से फीडबैक देना, और उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट और रिलीज। इसमें क्या होता है ना कि ये जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है ना, ये किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा। प्रोग्राम्ड लर्निंग के प्रणेता कौन है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। गिवन बाय स्किनर, BF स्किनर का पूरा नाम है। तो उन्होंने बताया था कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल को या प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को और टीचिंग मशीन के बारे में बताया। उनका कहना था कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो होता है वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल जो कि सीखना है ना, उसको सीक्वेंशियल स्टेप में, छोटे छोटे स्टेप में करके ऐसे करके दिया जाता है। तो इससे क्या होता है? नोन टू अननोन बच्चा बढ़ता चला जाता है। ये प्रोग्राम लर्निंग में क्या है कि यह रिप्रोड्यूसेबल सीक्वेंस है जिसमें कि मेजरेबल कंसिस्टेंट इफेक्ट ऑफ बिहेवियर हर एस्पेक्ट पर दिखाया जाता है। इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है कि स्टडी मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में बांट दिया गया, और स्मॉल स्टेप्स में बच्चा सीख रहा है। अगर एक स्टेप सीखा तो अगर गलती किया तुरंत उसको फीडबैक दिया गया ताकि वो सुधार ले, फिर इसको सीखता है, तब फिर वो दूसरे स्टेप पर जाता है, फिर दूसरे स्टेप पर जाता है, उसको सीखता है, उसमें जो गलती होती है उसमें फीडबैक मिलता है, उसके बाद ये दोनों को लेकर फिर तीसरा। तो इसमें क्या है कि लर्नर का रिस्पॉन्स को देखा जाता है, और वो लर्नर तुरंत उसको गलती होती है तो पता चल जाता है, और उसके बाद वो उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ता है। तो इसका है कि ये कितने सिद्धांत पर काम करता है? तो पहला इसका है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ स्मॉल स्टेप, ये सब सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स पर ये काम करता है पहला। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, उसको तुरंत बताया जाता है, फिर रिस्पॉन्ड करता है वो रिस्पॉन्डिंग, फिर उसको जैसे भी वो रिस्पॉन्ड किया, छोटे छोटे कदमों, छोटे छोटे स्टेप्स में सीखना शुरू किया, उसके बाद उसको इमीडिएट फीडबैक मिलता है ताकि वो गलतियों को सुधारे और आगे बढ़े। और उसे सेल्फ पेसिंग मतलब अपनी गति से सीखने के लिए उसको कोई प्रेशर नहीं होता, वो अपनी गति से सीखता है, और उसके बाद फिर उसका टेस्ट किया जाता है, स्टूडेंट टेस्टिंग। तो ये जो है ना, इसका आंसर है क्या क्या चीज होता है? एक स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग एंड
इमीडिएसी और फीडबैक नहीं दिया है, इसका एक और आंसर में छूटा हुआ है, इमीडिएसी ऑफ फीडबैक, उसको तुरंत फीडबैक दिया जाता है। तो ये होगा, तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो इसका कोड नहीं दिया हुआ था, कोड हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, एक ही जगह लिखते हैं, ओनली बी है 1, 2, 5 ओनली, सी है 1, 3 एंड 5 ओनली, एंड 4 है, डी है जो हमारा है 2, 3 एंड 5 ओनली। तो हमारा आंसर है 1, 3 एंड 5 ओनली। सो आंसर इज दिस। तो हम दूसरे कलर से भी कर देते हैं। आंसर इज 1, 3 एंड 5 ओनली। 1, 3 एंड 5 आंसर। ठीक है, so that's all for today. We will meet again tomorrow with next part. Thank you.